तो आप आज भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद में बैठे हैं, तो क्या कुछ आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं, कुछ ऐसा कीजिए ताकि सभी किसान अपनी जो पानत है वो दिन में कर सके। मेरे सामने माननीय 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के वैभव जी को टिकट दिया। नहीं कि आप किसानों को भड़काना बंद कर दो, भड़काओ मुझे, लेकिन मैं नहीं भड़काऊंगा। जिस दिन भड़काऊंगा उस दिन संभालना आपको मुश्किल पड़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि सरकार योजनाएं तो चलाती है पर वो भूमिगत जमीन लेवल तक नहीं पहुंच पाती। किसी आपने सांसद की शपथ ली और आप तुरंत ऐसे गांव में गए जहां बाइक भी नहीं जाती है, ना कोई कार जाती है, पैदल चल के आप उस गांव के लोगों का धन्यवाद देने गए। उस समय एक तरफा लाठियां चलती थी, मैं मार करके एक ट्रक में डाला था। भाजपा का नाम लेने वाले गन्ने चने लोग थे। तो एक सांसद के लिए संसद में सामान्य दिन कैसा रहता है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो नमन का मंथन पर। आज का एपिसोड आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे नेता से जो राजनीति के बड़े संघर्ष और जन सेवा के माध्यम से एक मजबूत पहचान बना चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सिरोही और जालोर के सांसद पैमान लुम्बाराम जी चौधरी। यह एक सामान्य परिवार से आते हैं और इनकी जो पृष्ठभूमि रही है, इन्होंने कई संघर्ष देखे हैं अपने जीवन में। साथ ही साथ ये लगातार जन सेवा के प्रति इतने जिज्ञासु थे कि जिस भी तरह से इनको जनता की सेवा करने का मौका मिला इन्होंने किया। तो आइए हम सर से कुछ जानेंगे कि इस तरह सर का सफ़र अभी तक का रहा और इसी प्रकार हम सर से चर्चा करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो नमन का मंथन का। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को। सर, आप हमें बताएं कि आपके जन्म से लेकर अभी तक का सफ़र, आपकी जो पढ़ाई वगैरह ग्रेजुएशन हुई, वो कैसे क्या रहा जन्म से अभी तक का सफ़र? हमारा गांव एक छोटा सा गांव था वाडेली, और गांव में स्कूल नहीं थी। अच्छा। तो मैं पैदल चल करके 3 किलोमीटर हमारे पास में वेलांगरी गांव थी, वहाँ वेलांगरी हम 3 किलोमीटर पैदल चल के वेलांगरी जाते थे। वहाँ हमारी पढ़ाई हुई और उसके बाद में हमने खेती का काम किया, हल भी चलाया। खेती का काम करने के बाद साथ साथ में मैंने उसके बाद में लोन ले करके मैंने ट्रैक्टर लाया और ट्रैक्टर पे 5 साल तक ड्राइविंग भी की। और उसके बाद में मैं 1951 में ग्रामदानी गांव वाडेली का डायरेक्टर बना और 1994 में ग्रामदानी गांव का अध्यक्ष बना। जो हमारा गांव है वो ग्रामदानी गांव है, विनोबा भावे ने इसको लागू किया था। और पहली बार मैंने हमारे गांव से कोई आज तक कोई पहला वार्ड पंच भी नहीं था, हमारे परिवार से भी कोई वार्ड पंच नहीं था, हमारे गांव में भी कोई वार्ड पंच नहीं बना हुआ था। उससे पहले ग्रामदानी गांव था, उसके अध्यक्ष वगैरह बने थे। मगर पंचायत राज 1995 में जब भैरव सिंह जी ने लागू किया, संशोधन हुआ पंचायत राज में, उस समय वाडेली का मैं पहली बार वार्ड पंच में, ग्रामदानी अध्यक्ष भी साथ साथ में वार्ड पंच बना। 2000 में वापस जन महिला सीट थी, मेरी भाभी सरपंच बनी और मैं वार्ड पंच बन के पंचायत में गया। अच्छा, 2005 में? 2000 में। 1995 में मैं ग्रामदानी का अध्यक्ष भी था। अच्छा। और वाडेली से निर्विरोध वार्ड पंच बन के गया था। उसके बाद में 2005 से 2010 5 में मैं पंचायत समिति सिरोही का प्रधान बना। आप 2010 में प्रधान बन गए? 2005 में। 2005 में 95 में पंचायत राज के अंदर आरक्षण लागू हुआ। अच्छा। उस समय वार्ड पंच बना 95 से 2000 तक, और 2000 से 2005 तक वार्ड पंच भी रहा। पंचायत मेरी भाभी सगी बागी सरपंच निर्विरोध सरपंच थी। निर्विरोध सरपंच। उस समय मैं भी वार्ड पंच भी निर्विरोध हुआ था। पूरी पंचायत की बॉडी मैंने उस समय कृष्णगंज के अंदर 2000 के अंदर सारी बॉडी निर्विरोध निकाली थी। सरपंच सारे वार्ड पंच जो सरकार से पैसे सारे निर्विरोध, सभी निर्विरोध पूरे गांव को इकट्ठा करके पूरे गांव के सामने निर्विरोध बनाई थी। 2005 में मैंने पंचायत समिति का प्रधान बना। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुझे से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधान बनाया। 2005 से 2010 तक मैं प्रधान रहा। उसमें 2007 में मुझे राजस्थान के बेस्ट प्रधान का अवार्ड दिया था। अच्छा। राजस्थान लेवल से सम्मानित किया था और राजस्थान के अंदर बेस्ट प्रधान का मुझे अवार्ड मिला था, क्योंकि मैं वार्ड पंच रहा हुआ था, सरपंच का कार्य किया हुआ था। इससे मुझे मालूम था कि प्रधान जनप्रतिनिधि के पास लोग आते थे, मैं जाता था, मैं प्रधान के पास जाता था, प्रमुख के पास जाते थे, अधिकारी के पास जाते थे। तो मुझे वो बातें याद थी और आज भी याद है। जमीनी स्तर पर कैसे क्या जैसे कोई कार्यकर्ता आता है, उसका काम नहीं होता है और वो पूरे दिन घूम करके जाता है और शाम को जाता है, उसके दिल में कितना लगता है, वो दर्द मुझे याद है। उस समय भी याद था, प्रधान बना उस समय भी, और आज भी याद है। काम होता था उस समय कैसे जाता था वो भी आज मुझे याद है।
मैंने उसी को ध्यान रखते हुए उसी पंचायत समिति के मैं बाहर छोटी सी पत्थर का लगा हुआ था, वहाँ बैठ करके पूरे दिन इंतजार, अधिकारियों का इंतजार करता था। वार्ड पंच होने के कारण, सरपंच होने के कारण वहाँ जाता था, आता था। तो वो दिन मुझे सारे याद थे। तो मैंने आते ही, प्रधान में आते ही मैंने एक बात की, इनके मेरे यहाँ से कोई निराश नहीं लौटे। और वो दर्द मैंने भूला नहीं था, क्योंकि मैंने सारा देख चुका। वार्ड पंच रहते हुए क्या क्या दिक्कतें आती है, सरपंच होने के बाद में क्या क्या दिक्कतें आई, वो सारी याद थी। जमीनी स्तर का संघर्ष देखा है आपने। उसके बाद में मैंने 2007 में ही, मुझे तत्कालीन सरकार थी और सरकार ने मुझे इजराइल जाने का, ये किसान की हैसियत से मुझे इजराइल भेजा। अच्छा। और 7 दिन में इजराइल लेकर आया मंत्रियों के साथ सभी में। और वहाँ की जो तकनीक थी वो ला करके यहाँ लोगों के बीच में बताने की, और मैंने खुद ने भी लागू की। मैंने खुद ने लागू की। हाँ, सन 2007 में आप इजराइल गए और वहाँ से तकनीकें तकनीकी वहाँ 7 दिन तकनीकी लिए, खेती कैसे करना चाहिए, पशुओं को कैसे पालना चाहिए, कम घास में कैसे कैसे, वो सारी मैंने 7 दिन देखी थी, वो यहाँ लागू करने की। ये मेरे सफल रहा इसका सरकार में। और ही उसके साथ साथ में पार्टी में पहले मैं सबसे पहले, एक हमारी बूथ होता था, इकाई होती थी पंचायत की इकाई, उसका इकाई का अध्यक्ष बना था। उसके बाद में मंडल का उपाध्यक्ष बना, मंडल भाजपा के, फिर भाजपा का मंडल अध्यक्ष बना, फिर किसान मोर्चा का जिले का महामंत्री बना, फिर जिले हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष के जिला महामंत्री बना, फिर 2 बार जिला अध्यक्ष रहा और प्रदेश कार्य समिति में, कार्यकारिणी में भी रहा। ये संगठन था। 2014 से 2019 तक मैं 2 बार जिला अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी सिरोही का। उसके बाद में 2000 के अंदर मैंने वापस जिला परिषद के इलेक्शन लड़े, और जनरल सीट थी तो प्रमुख के हिसाब से था, और जनरल सीट से पिड़वारा से टिकट दिया, कृष्ण से बाहर। वहाँ भी लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर के वहाँ से जिताया। वहाँ भी लोगों ने आपको काफ़ी जिताया। मैं अभी भी लोकसभा चुनाव होने के बाद में मैंने इस्तीफा दिया, मगर जिस समय मैं इलेक्शन लड़ा उस समय जिला परिषद का मेंबर था। अच्छा। 2000 से 2025 तक के कार्यकाल में। मगर पार्टी ने उससे निर्णय कर दिया कि भाई मेरे को न देकर के दूसरे कार्यकर्ता का तय कर दिया कि प्रमुख इसको दे रहा है। मैं इस हिसाब से मेरी कोई बात नहीं, जो पार्टी का संगठन का निर्णय में, क्योंकि संगठन के साथ में पहले से रहा हूँ, हमेशा संगठन के साथ में रहा हूँ, संगठन निश्चय से मैंने देखा हुआ है जी। आज भी वो मुझे दिन याद है कि कार्यकर्ता गाँव में कैसे कैसे परिस्थितियों से जूझता है। हाँ, छोटे कार्यकर्ता जो वोट ले घर से बाहर कैसे निकालते, क्योंकि मैंने निकाले हैं, और बूथ के अंदर क्या क्या दिक्कतें आती है, वो कार्यकर्ता क्या झेलता है, आज भी वो सारी बातें याद है। सारा अनुभव है आपको कि भाई कार्यकर्ता के गाँव में रहने वाले बड़े नेता सारे गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं, काम करता वो नीचे लेवल का कार्यकर्ता करता है। और मैंने कार्यकर्ता नीचे लेवल, मैंने पहले भी आपको बताया कि पंचायत की इकाई होती थी, उस इकाई से शुरुआत हुई थी मेरी। उसके बाद में 2024 के अंदर जो अभी हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, आदरणीय अमित शाह जी, राजस्थान के हमारे अध्यक्ष महोदय और सभी राजस्थान की पूरी टीम ने और भाजपा के सभी नेताओं ने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को सुना, जो मेरे को भी खुद को पता नहीं था कि एमपी का टिकट मेरे को मिलेगा, मगर उन्होंने मेरा काम, मुझे हर समय पार्टी ने बाहर भेजा। मैं 2 बार गुजरात के इलेक्शन करवाया, प्रभारी बनाया, 3-3 दिन पालनपुर में रहा। पालनपुर का प्रभारी, जो सीट लगातार पालनपुर की सीट हारती थी, वहाँ मुझे लगाया। वो सीटें मैंने सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी, वो भी कार्यकर्ता को टिकट दी थी वहाँ पे। मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता को वहाँ भी कार्यकर्ता था, अंकित ठाकुर नाम था, साधारण कार्यकर्ता, वो मेरे पास बैठा था और टीवी में उनका नाम आया कि यार मेरा नाम है यार, क्या बड़ा हुआ नाम आया तो अच्छा हुआ है कि मेरा नाम, तब कि यार उनको भी ऐसे ही टिकट मिला था। अच्छा। उस समय उसको ये टिकट मिला था, मेरे भी मन में थोड़ी उत्साह आई थी कि अपन को कभी नहीं कभी मौका पार्टी देगी। उस समय उस कार्यकर्ता को टिकट दिया, मैंने भी 3 महीने वहाँ बिल्कुल घर छोड़ दिया और सोचा कि कार्यकर्ता को टिकट मिला कैसे जीताऊँ मैं, और सफलता मिली। और 26,000 से पालनपुर की सीट जो लगातार हारने वाली, सामने उसका जो कैंडिडेट था वो पटेल था, और 2 बार एमएलए रहा हुआ था, उनके फादर भी एमएलए रहे हुए थे, मतलब व्यवहार इतना मजबूत था। और वो उसके एक स्कूटर था और एक छोटा घर था, ब्राह्मण था सीधा। मैंने पार्टी को कहा, कहाँ पे कहा, मैं साहब यहाँ पे ये सीट अपन निकाल सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं पालनपुर छोड़ो, कभी नहीं निकली। और लेकिन एक बार निकली, क्यों माता पड़ी। मैंने कहा मुझे विश्वास था कि ये कार्यकर्ता और कार्यकर्ता साथ में लग जाएंगे, कार्यकर्ता सब साथ में लगे और सभी जात से सीट निकलती। मन के जीते जीत। जी, जैसा अभी आपने बताया कि आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन जीत कर आए, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपने किसको हराया और कितने वोटों से हराया? जैसे ही मेरे को टिकट मिला, कह रहे थे कि भाई अभी क्या है कैसे, मतलब कार्यकर्ता खुश थे और जनता भी। मैं कहता हूँ कि 5 साल मैंने प्रधान रहते हुए जो जनता की सेवा की थी, वो जनता ने नफरत नहीं जाने दी। वो मेरे सामने माननीय 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के वैभव जी को टिकट दिया। जी जी बिल्कुल। उस समय हमारे कार्यकर्ताओं को, हमें भी, सबको लगा था कि भाई हम इसके सामने
कैसे लड़े, काफी मुश्किल था वो चुनाव जीतना। मतलब कैसे वो लड़ेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि उनकी और हमारे में काफ़ी फ़र्क था। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता था। हमारे घर में मैंने कहा कि कोई वार्ड पंच भी नहीं रहा हुआ, हमारे गांव में कोई वार्ड पंच नहीं रहा हुआ। और वो मुख्यमंत्री के बेटे। और वो 3 बार मुख्यमंत्री, 6 महीने पहले वो सरकार में मुख्यमंत्री थे, 3 बार मुख्यमंत्री थे। अधिकारियों पर न डाउट कोई न सभी होते हैं, और इसलिए थोड़ा मन में डर था। भी मुझे विश्वास था कार्यकर्ता। जब मैं पहली बार बाहर निकला तो पत्रकारों ने पूछा था, उन्होंने कहा कि अभी माननीय गहलोत साहब आए हैं और उनका लड़का वैभव आपके सामने है, अब आप इलेक्शन कैसे लड़ोगे। मैंने उस समय बात किया था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पूर्ण विश्वास है। भले माननीय वैभव जी आए या अशोक जी गहलोत साहब आए या कोई भी आए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से जीतेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। ये पहला बोल मेरे पहला फर्स्ट मीटिंग में गिरा, तब मैंने कहा था। और आप जीते भी लगभग 2 और लाख वोटों। और मैंने कई बार इलेक्शन, मैंने 9 एमपीओ के इलेक्शन लड़ाए, अच्छा। जिसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका मैं रखता था। एमएलए के इलेक्शन लड़ाए, तो मुझे ध्यान था कैसे क्या है, वो सब ध्यान था। और वो बात रही जनता की, कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। और सभी पूरे राजस्थान में इस सीट पे नज़र थी। और माननीय गहलोत साहब ने कुल 53 सभाएं की थी, उसमें से 22 सभा मेरी लोकसभा में की थी, 22 सभाएं, क्योंकि उनका लड़का तो स्वाभाविक था। तो उसके बावजूद भी जनता ने 2 लाख से ऊपर से मेरे को जिताया। मुझे भी इतना विश्वास नहीं था कि इतना लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, मगर जनता ने एक साथ में प्रूफ हुआ कि चुनाव लोग ऐसों से नहीं जीत सकते, चुनाव राजनीति के दबदबा से भी नहीं जीत सकते। चुनाव जनता जो साथी है, जनता का बैठता है। और जनता काम अपन कोई भी किसी लोग का काम किया है, अच्छा किया या बुरा किया है, वो दोनों काम लोग याद रखते हैं। दोनों काम लोग याद रखते हैं। अगर आपने बुरा किया है तो कहीं भी ये चुनाव आते ही आपका उस समय पूरा कर देंगे हिसाब, हाँ, और अच्छा काम किया तो भले हम भूल जाएंगे, जनता। मगर जनता वो याद रखती है कि नहीं उस समय मेरा ये काम किया था। वो जनता अभी खुद के पे लड़ते थे। तो आज जो ये चुनाव लड़ा, जो जनता और कार्यकर्ताओं ने लड़ा है, मेरी तो क्या हिम्मत थी कि मैं लड़ूं। आपने ये तो साबित कर ही दिया कि आप जनता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप जैसे ही आपने सांसद की शपथ ली और आप तुरंत ऐसे गांव में गए जहां बाइक भी नहीं जाती है, ना कोई कार जाती है, पैदल चल के आप उस गांव के लोगों का धन्यवाद देने गए। उसके बारे में कुछ हमें बताएं। उसमें ये था कि वो गांव 1 नंबर बूथ था, और राजस्थान का सबसे ऊपर हाइट वाला बूथ था, सबसे जहाँ पे सबसे ऊपर। और वहाँ पे आपको बताया वही है, मोटरसाइकिल वगैरह नहीं जाती। वहाँ में जो बूथ वोट कराने के गए थे उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो मैंने सोचा, तो अब मैं प्रसाद में वहाँ पहले नहीं गया था, मगर वहाँ के लोग कुछ माउंट आबू पे आए थे। माउंट आबू का बूथ है, गाँव का नाम उतरेज है, उतरेज गांव में आप गए। और वहाँ पे एक अरावली की छोटी गुरु शिखर है, और उससे पास में होकर गुजरना पड़ता है नीचे 6 किलोमीटर में। तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ कोई आता तो है नहीं, आप भी नहीं आओगे, ये तो पक्का है। मैंने कहा भी कि मैं कोशिश करूँगा कि 5 साल में एक दिन आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज तक कोई आया नहीं है, और कोई आओगे मगर हमारे भी कोई ना कोई हो तो काम का ध्यान रखना। मैंने उसको कहा था मैं कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कभी ना कभी आने की, और आऊँगा। तो क्या, वो तो सब कहते तो थे, मगर कोई आया नहीं। और मैंने जब शपथ ले करके रवाना हुआ तो मेरे मन में हुआ कि क्यों नहीं उन लोगों के पास जाए। आज तक वहाँ कोई पहुँचा नहीं। हाँ उन लोगों ने कभी जनप्रतिनिधि कोई वहाँ देखा नहीं, जी, बिल्कुल और वो भी भारत के लोग हैं, अपने लोग हैं। अपने लोगों। और जिन लोगों ने देश हित में 80% मैंने बूथ देखा, 1 नंबर बूथ था, और 80% वोटिंग की। ये संदेश में सिटी में रहने वाले लोग और ग्रामीण में समतल भूमि में रहने वाले लोगों को भी मैं कहता हूँ जी, कि ऐसे पहाड़ी एरिया, ये तो कोई रास्ता नहीं है। दूर दूर में पहाड़ पे नीचे आकर जिन लोगों ने 80% वोटिंग की है, और अपने घर में बैठे हुए, दुकानों में बैठे हुए, बाहर निकल करके वोटिंग नहीं करते, उनको भी मेरा संदेश है कि उन लोगों की तरफ भी देखो, जिन लोगों के करने कोई सुविधा नहीं थी, मगर वहाँ पे उन्होंने 80% वोट। तो मेरा मन में लगा कि उन लोगों के पास जाना चाहिए। तो सुबह 5 बजे राजधानी से उतरा, और सीधा उतर करके मैं गुरु शिखर पहुँचा। गाड़ी गुरु शिखर तक जाती है, वहाँ गाड़ी रुकाई, और रुक करके सीधा उन लोगों के पास पहुँचा। लोगों के अंदर इतनी खुशी थी कि मेरी ज़िंदगी में मैंने लोगों को मुँह पर जो खुशी देखी थी, वो शायद मेरे को कभी आज तक देखने को नहीं हुई। मेरा भी बहुत दिल खुश हुआ। लोगों ने बहुत स्वागत किया और गले मिले, और इतना मतलब लोगों ने कहा भाई पहली बार कोई हमारे गिव में आया। 2-3 दिन की समस्या भी थी लाइट की वगैरह, मैंने उसी वहीं से फ़ोन पर खड़े रह करके अधिकारियों से भी कहा, और उसको हाथों हाथ हल भी करवाई, क्योंकि मतलब वो लोग कोई आज तक वहाँ पहुँचा नहीं। पहुंचा नहीं तो किसको समस्या बताएंगे। किसको बताया, क्या बताया, और हमें लगे कि भी लोग किसी
परिस्थितियों में वो जी रहे। तो जैसे आप सांसद बने और संसद में आप बैठते हैं, तो एक सांसद के लिए संसद में सामान्य दिन कैसा रहता है? सांसद के सामान्य दिन में सबसे पहले तो मैं जो मेरे से पुराने लोग हैं जो बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और 0 ओवर 377 में बोलने का मैं हमेशा 0 ओवर डालता हूँ। उनको भी नंबर लगता है, 2-3 बार मैं बोला भी हूँ। और प्रश्नकाल वगैरह में जहाँ मैंने कही, एक दिन जिस समय मुझे शपथ लेकर के मैं आया, मुझे सरकट हाउस में एक रूम मिला था, राजस्थान हाउस में। और उसी रूम के अंदर मैंने उसी दिन कंप्यूटर लगा दिया था और पीओ को बैठा कर लेटर चालू कर दिए थे। अच्छा। क्योंकि समस्या मुझे ध्यान थी, किसी के सीखने की जरूरत नहीं थी। कौन सी प्रॉब्लम है, क्या करना है, क्योंकि किस आप प्रॉब्लम क्या करना है, मैं निश्चित था। तो उसी दिन से मैंने शुरुआत कर दी थी। और उस समय अगला क्षेत्र में मैं बोलने में या प्रश्नकाल में मेरा नंबर टॉप रहा था राजस्थान में, और पूरे भारत में मेरा 7वां था। अब जैसे जो जिस क्षेत्र से आप आते हैं वो एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो वहाँ के किसानों और युवाओं को तो आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, तो उनके लिए आप क्या-क्या कार्य करेंगे? किसानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने बताई वो है पानी की। पानी की समस्या। और पानी के लिए मैं पहले भी संघर्ष कर रहा हूँ, अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। और पानी के लिए जैसे माही का पानी है, जो 1967 के अंदर राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार का एग्रीमेंट हुआ था, जो माही बांध बना था, उसके साथ में कर्नाडा बांध बना था। उसका पानी जब कर्नाडा बांध के अंदर जो एरिया का पानी नहर का जा रहा था, वहाँ पे नर्मदा का पानी आ जाएगा, उस समय इस पानी को सिरोही जालोर को दिया जाएगा। उसी मुद्दे को मैं लेकर के कार्रवाई कर रहा हूँ। उस तो सबसे पहले मैंने चालू करके यहाँ गुड़गांव की कंपनी है, उसे सर्वे करवाया कि पानी है या नहीं, तो वहाँ मिला। अब भाग्यशाली है कम से कम कि पानी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि पानी है तो उस पानी को कैसे लाना है, कैसे जनता तक पहुँचाएंगे? और मैं आज मेरा 0 ओवर मैंने लगाया भी है, जी। और मैं लोकसभा में भी बोला हूँ पानी के लिए। उसके साथ में किसानों के लिए जो मेन समस्या है वो पानी की है, और उसके लिए मैं तब तो पूरी कोशिश करूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ और मुझे इजराइल जाकर आएगा पानी का क्या मतलब है। इसलिए पानी के लिए मेरी जितनी कोशिश होगी वो कोशिश करूँगा। मैं पानी के लिए भी मंत्री को 2-3 बार मिला हूँ, और अभी कोशिश करूँगा कि जल्दी राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार की मेरी दोनों राज्यों की संयुक्त बैठक हो, दोनों मिलकर उसका और समाधान उसके निकालें। केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री, उसके नेतृत्व में मीटिंग हो। ये मैंने लेटर बढ़ा भी दिया, भेज भी दिया। तो अपने क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं आपके, उसमें शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है? शिक्षा के लिए मैंने हमारे जालौर में केंद्रीय विद्यालय है मोड, यहाँ सिरोही में भी माउंट आबू में है, मगर सिरोही के लिए मैंने केंद्रीय विद्यालय के लिए कोशिश की है। मगर 2022 के अंदर भी उन्होंने, पूर्व एमपी साहब, उन्होंने भी कोशिश की थी। सरकार वो थी, उन्होंने उल्टा जवाब दे दिया था कि ये अभी मेरे को अब पता लगा कि मैंने जब मांग की केंद्रीय विद्यालय खोलने की, तब उन्होंने वहाँ से कलेक्टर का जवाब ये आया था कि हमारे यहाँ कोई, उन्होंने मांगा था कि अभी जब तक एक बार केंद्रीय विद्यालय चालू होगी तो चालू करने के लिए भवन आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। सरकार भवन उपलब्ध होने के बाद में धीरे धीरे भवन, जब तक नया भवन नहीं बने तब तक के लिए उन्होंने भवन मांगा। मगर दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूँ कि उस सरकार ने और उन्होंने अधिकारियों ने वहाँ से ये लिख कर भेजा कि हमारे पास कोई भवन उपलब्ध नहीं। अच्छा। जब मैंने मांग की जी। और अभी मैंने खुलाने के लिए मंत्री को दबाव बढ़ा, तब मंत्री ने ये जवाब मेरे को लेकर भेजा कि साहब आपके अधिकारियों ने ये लिखा है, इसी कारण से हमें वंचित रहना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस कारण को भी हम, जो कमी है वो पूरी करूँगा। हमारे सरकार में आदरणीय राजस्थान सरकार के भजन लाल जी मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमारी सरकार है। यहाँ पे हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। बढ़िया। दोनों सरकारें चल रही है, जहाँ जहाँ कमी होगी उसको दोनों, वहाँ भी जाना होगा तो मैं जाऊँगा, वहाँ से भी प्रस्ताव लाऊंगा, यहाँ भी प्रस्ताव भेजा करके मैं कोशिश करूँगा कि शिक्षा के लिए और बढ़िया कैसे हो। आप समाज के लिए, समाज में किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं? समाज के अंदर सबसे पहले गाँवों में अभी तक महिलाओं के लिए शिक्षा की बहुत कमजोर, बहुत कमी है। सही कहा। उसको सबसे पहले मैं महिलाओं शिक्षित करने के लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे करूँ, वो उपाय कर रहा हूँ मैं। और समाज जो जातिवाद में बटी हुई है उसको एक कैसे हो, उसका मेरा प्रयास रहेगा। जी। आप समरसता बनाने की मैं कोशिश करूँगा कि सभी समाज एक समरसता बना करके चले, उस देश का जो भेदभाव है उसको कम करें और सभी लोगों को एक नज़र से देखें। इसके लिए मेरी कोशिश पहले से भी जारी है, अभी भी जारी है। तो राजनीति के अलावा आपकी और कौन कौन सी रुचियाँ हैं? पहले मैंने बताया कि शुरुआत मैंने पढ़ाई छोड़ करके
मैं छोटा था, उसमें पित्ताजी का स्वर्गवास हो गया था और सारा वजन मेरे ऊपर, मेरे भाई भी थे मगर मेरे ऊपर भी आ गया, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और पढ़ाई छोड़ करके मैंने खेती की थी। 2 साल मैंने हल चलाया। हल चलाने में क्या दिक्कत आती है वो मुझे ध्यान है। हाँ, जब लाइट के अंदर रात को पानी आता है और रात को जा कर के बड़ी-बड़ी फसल में उसको पानी को चलाना पड़ता है, जिसको पौणत बोलते हैं। फानस करना और ऐसा होता है और उसका दर्द क्या होता है, क्या-क्या पड़ती है मुझे याद है। उसी को लेकर मैंने 2012 के अंदर माननीय कलेक्टर साहब से, एक कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे, और कलेक्टर साहब को मैंने कहा, कलेक्टर साहब हमारी किसानों की लाइट इन्होंने क्या कर दिया कि रात की 9 बजे से लगाकर सुबह 5 बजे तक। जी। मैंने कहा कलेक्टर साहब मैं रात को पौंट करता हूँ, मैंने किया हुआ है और हमारे 2 महीने 1 महीने की बात है और 1 महीने के लिए आप इस लाइट को दिन को कर दो। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि तुम तो उनको भड़काते हो। अच्छा। लेकिन मैं जनता को नहीं भड़काता हूँ, ज़रूरी है, दर्द है और मुझे मालूम है कि किसान रात को पौंट किस तरह बड़ी फसल में कैसे कर सकता। तो नहीं कि आप किसानों को भड़काना बंद कर दो, भड़काओ मत ही। लेकिन मैं नहीं भड़काऊँगा, जिस दिन भड़काऊँगा उस दिन संभालना आपको मुश्किल पड़ेगा। और उसके 3 दिन मैंने साहब में कलेक्टर साहब नहीं मान रहे, सरकार नहीं मान रहे, तो मैंने आंदोलन किया। अच्छा। और उस समय केवल नॉन पॉलिटिक्स आंदोलन था, केवल किसानों का आंदोलन। कम से कम 10,000 पब्लिक रोडों पे आ गई थी, सारे ट्रैक्टरों से आए थे और सरकार की ये हालत हो गई कि उन्होंने पहले मेरे लिए 7 पुलिस वाले लगाए थे, फिर सारे जिले के थाने वाले को बुलाना पड़ा, जोधपुर से आर्मी बुलानी पड़ी और हमने कहा नहीं, हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके हमने उधर कलेक्टर का गेट बंद किया और एक गेट पर हम बैठे कि हमें भले 10 दिन बैठा, कलेक्टर साहब बाहर नहीं निकले और उन्होंने मजबूर होकर के रात को 9 बजे हमारे मांगे मानी और 9 बजे उन्होंने यस किया। जिस समय अशोक गहलोत माननीय पूना में थे और पूना से सारी चैनलें चल रही थी और उन्होंने शांति की अपील की कि सिरोही में इस तरह का किसानों को भड़काया गया है, किसानों से मैं अपील कर रहा हूँ कि शांति बनाए रखें। मैंने कहा भी शांति जब होगी कि जब हमारी मांग है वो पूरी हुई। और रात को 9 बजे कलेक्टर और AC 20 में आकर के हमें लिख कर दिया कि सुबह से हम लाइट दिन को करेंगे, तब हमारा धरना खत्म हुआ। उस समय से किसानों की हमदर्दी बड़ी थी कि हमारा कोई नॉन पॉलिटिक्स रखते हुए कोई जो कर रहा है वो भी काम मेरे आया और उस दिन से लाइट चालू हो गई थी। ऐसे ऐसे कई मुद्दे, कई आंदोलन किए, कई बार जी जयपुर में आए, कई आंदोलन किए। हमारे ओम जी माथुर महोदय कृषि किसान संघ में थे। उस समय मैं सिरोही तहसील संभालता था। उस समय एक तरफा लाठियाँ चलती थी, हमें मार करके ट्रक में डाला था और हमारे 7 किलोमीटर ओम जी भाई साहब भी साथ में थे, मैं कभी बात जिक्र करता हूँ, और वहाँ से डंडों से मार करके ट्रक में भर के हमें वहाँ छोड़ा था। तो उस समय सरकार एक तरफा आती थी, भाजपा का नाम निशान नहीं था। गाँव में जाते थे तो मतलब एक भाजपा का ये देखा जाता था कि भाई कोई टारे हुए लोग हैं, हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं थे। सभी समाज, हमारी समाज भी खुद ही कांग्रेस के साथ, सारे कांग्रेस के साथ में। अच्छा, मतलब भाजपा का नाम लेने वाले गन्ने चने लोग थे उस समय, बहुत संजय था। तो सभी जगह भाजपा है, सभी जगह हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया चल रहा है। मगर उस समय बहुत हमारे एडवाणी ने यात्रा निकाली, उस समय वह तहसील का प्रभारी था। अच्छा, काफ़ी रुचियाँ हैं आपकी। और हम आपसे, जैसा आपने कहा कि किसानों की लाइट आपने दिन में करवाई, तो या जैसे अब भारत में कृषि प्रधान क्षेत्र, पूरा भारत ही कृषि प्रधान है, तो कहीं किसान अभी रात में परेशान होता है। तो आप आज भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद में बैठे हैं, तो क्या कुछ आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं, कुछ ऐसा कीजिए ताकि सभी किसान अपनी जो पानत है वो दिन में कर सके। उसके लिए मेरी पूरी कोशिश है और मुझे वो भी मैंने कहा कि बहुत पुराना दर्द है, वो मुझे याद है। जी। मेरी जितनी होगी वो मैं कोशिश करूँगा। आदरणीय मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इसको कैसे बढ़ाया जाए। लाइट तैयार होती है और उससे ज़्यादा खपत की जरूरत पड़ती है। उन्होंने सूर्य लाइट के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान दिया है। सोलर एनर्जी। सोलर पे आज देखते हो कि सोलर पे कितनी सब्सिडी, हाँ। घर पे सोलर लगाने के लिए सब्सिडी, जी। किसानों को अपनी बंजर भूमि है उसके ऊपर भी सोलर लगाने के लिए किसानों को प्रकट किया जा रहा है। उसके अंदर सब सरकार सब्सिडी कर रही है। मतलब मोदी जी ने ये योजना, इससे आदरणीय मोदी जी जो उनके मन की बात है, ये सारी योजना लागू हो जाएगी। फिर किसान अपने आप सूर्य लाइट के अंदर खुद के सूर्य को निर्भर हो जाएगा।
अपने हिसाब ये योजना उन्होंने लगाई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये सारी समस्या हल होगी। अपने क्षेत्र के महिलाओं और युवाओं के लिए आप किस तरह रोजगार के संसाधन और साधन बढ़ाएंगे? मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र में रिको के लिए कोशिश करूंगा कि जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ इंडस्ट्री खुले और युवाओं को रोजगार दूँ। महिलाओं के लिए घरेलू रोजगार, घरेलू उद्योग, गृह उद्योग सही। गृह उद्योग के लिए मैं जगह जगह उसके कैंप लगा रहा हूँ। मैंने चालू भी कर दिए, अभी भी कर रहा हूँ। सिलाई मशीन का हो, कई तरह के गृह उद्योग है, उसको सिखा करके महिलाओं को घर बैठे रोजगार कैसे मिले, उसके ऊपर हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी फोकस है जी। हमारे भजन लाल जी का भी है और कई तरह की योजना चल रही है। उसी योजनाओं को भी मैं गाँव में लागू करके महिलाओं को शक्ति कैसे बढ़े, उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम अक्सर देखा जाता है कि सरकार योजनाएं तो चलाती है पर वो भूमिगत जमीन लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। क्या प्रचार प्रसार की कमी है योजनाओं में या जागरूकता की? जब मैं प्रधान बना तो मुझे ये ध्यान था, क्योंकि मैं वार्ड प्रधान उस समय गाँव में क्या स्थिति है वो मेरे ध्यान। जी। मैंने एक बुक निकाली थी, एक पैम्पलेट निकाला था। अच्छा। उस पैम्पलेट के अंदर ये लिखा था कि राजस्थान सरकार की कौन कौन सी योजना है, जी। भारत सरकार की कौन कौन सी योजना है और उस योजना के पात्र कौन है। और पात्र के बाद में दूसरा कॉलम था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिखते हैं। हाँ। तीसरा कॉलम था कि ये फॉर्म कहाँ जमा होता है। पांचवा कॉलम था कि ये अगर कार्य नहीं होता तो शिकायत किसको करनी। उससे ये फायदा होता था कि मैं पात्र नहीं हूँ, मुझे भी ध्यान दिए पात्र नहीं हूँ, मैं उस योजना लायक नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ, और मैं फॉर्म भरवा देता हूँ। फॉर्म भरवा करके फोटो लगा करके सब तैयारी करवा करके फिर जमा करा, एंड में जाकर होता है कि पात्र नहीं है, कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होता है। तो उसका समय बर्बाद और उसके मन में आता है कि सरकार यूं ही करती है, कोई मतलब नहीं है। सही है। तो उसी को बंद करने के लिए जो पात्र है वही फॉर्म भरे और उसकी योजना वहां तक कैसे पहुंचे, उसके लिए मैंने पंचायत समिति से बुक निकाल करके हर पंचायत में पहुंचाई थी। और उसके साथ में मैं जब जिला अध्यक्ष बढ़ा तो एक बहुत बड़ा पैम्पलेट भारत सरकार राजस्थान का योजना, ये सारी योजना उसी तरह से शिफ्ट करके वो योजना कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई थी। और अभी मैं परसों ही राजस्थान में 1 साल पूरा, उसमें समाज कल्याण को मैंने वो मेरी बुक दी और मेरे वाली बुक के अनुसार ही अच्छा। सारे बुक की तैयार करवा के और मैं गांव में बांटूंगा ताकि मेरे पूरी लोकसभा में वो जाएगी और लोकसभा के अंदर वो इससे ये फायदा होगा कि कौन पात्र है, क्या क्या है, पात्र कैसे लोग कैसे लागू कर फायदा लो, उसके लिए भी ये मेरी योजना पहले से भी है और अभी भी मैं ताकि उससे पात्र लोग बेनिफिट। जो पात्र है तो फिर क्या होता है, इसका फॉर्म खाली दोबारा वो पात्र होते हुए भी लोगों को मोटिवेट करते हैं कि तुम फॉर्म पर नहीं पढ़ना है। हाँ, कि पहले सरकार से कोई होता नहीं है, रिजेक्ट हो गया। पहले भी रिजेक्ट हो गया, इसलिए उसका मन टूट जाता था। इसलिए अभी मैंने सभी को ये पहुंचाने की कोशिश की है। मैं प्रधान रहते हुए भी सारी परिस्थिति जिलाध्यक्ष होते हुए मैंने एक एक कार्यकर्ता को पैम्पलेट 10,000 पैम्पलेट मैंने तैयार किए थे। अच्छा। और ये पैम्पलेट हमारे राजस्थान की जो बुक निकलती है पार्टी की कमल दर्पण, उसके अंदर पूरा बुक अंदर छपा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये सारी योजना का तैयारी की थी मैंने, तो वो उसके अंदर भी छपाया था उन्होंने कि ताकि कार्यकर्ता को लगे, सभी को पता। हाँ हाँ। आपके अनुसार एक सफल नेता किसे कहा जाता है और जो युवा आज राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखो, हमेशा लोगों के बीच में रहना, लोगों के दुख दर्द में उनके साथ खड़ा होना और बिना स्वार्थ से लोगों का काम करना, जी। तब अपने आप लोग अपने साथ जुड़ते हैं। कि नेता में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होने चाहिए? मैंने बताया वही है। तो उनको लोगों के सेवा की भाव से सेवा करनी, लोगों के बीच में रहना, दुख दर्द के लोगों के साथ में खड़ा रहना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लोग अपने आप जुड़ते हैं। अच्छा, तो आपके अनुभव से आपको लगता है कि जो सफल रिश्ते होते हैं वो सफलता में कुछ सहयोग करते हैं? देखो, जनता के कई तरह के लोगों के अंदर आजकल में स्वाद खूब है, फिर भी जो अपने साथी होता है, संपर्क बना हुआ होता है, तो वो जरूर। मेरे एक कहानी मेरे सामने थी, मैं जब पंचायत राज का इलेक्शन लड़ रहा था पीड़वारा के अंदर, एक बंदा उस हमारे पार्टी से कोई जुड़ा हुआ नहीं था, वो सामने पार्टी जुड़ा था, मगर मैं जिलाध्यक्ष था, वहाँ चाय पी रहा था। तो चाय पीते पीते उन्होंने कहा कि यार मेरी लाइट का डिमांड भरा हुआ 1 साल हो गया है, पैसे जमा हो गए और ये तार ही हटा नहीं रहे। तो फिर मैंने उनको एक्शन को फ़ोन किया और वाजिब काम था, फौरन उन्होंने हाथों हाथ काम कर दिया। मैं भूल गया कौन क्या है क्या। वो आकर के बंदा मेरे इलेक्शन में खुद की गाड़ी ले करके घूम रहा था,
तो मुझे लोगों ने कहा कि ये पार्टी का तो है नहीं और खुद की गाड़ी लेकर घूम रहा है, तुम्हारा प्रचार कर रहा है हाँ। और परिवार में इसके खूब लगे हुए पहले से कांग्रेस में है। और ये कर रहा है तो मैंने भी सोचा नहीं, मैं भी जानता नहीं हूँ। हाँ। 3-4 दिन वो घूमा, फिर एक दिन मेरे को मिला तो मैंने रोका भी, भाई साहब आप हो कौन? और मेरा प्रचार मैंने लगाया नहीं, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो प्रचार मेरा कर रहा था। अच्छा। तब मैंने पकड़ा कि भाई आप कौन हो, कम से कम गाड़ी लो, नहीं तो डीजल के पैसे लो। न डीजल के पैसे लिए मेरे पास, न लिए, आपने किसको भेजा है, हाँ। आपने किसको गाड़ी दी है, किसने दी है, आप क्या कर रहे हो? हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं पैसा लूँगा और नहीं डीजल लूँगा, मैं मेरे हिसाब से प्रचार करूँगा। आपने मेरा काम उस समय किया वो आज भी याद है। अच्छा। तो 15 साल के बाद में मैं इलेक्शन लड़ने का, तब ऐसे भी लोग ईमानदार लोग हैं जो उसको याद रखते हैं। हाँ। बहुत कम मिलते हैं सर। बहुत कम मिलते हैं कि उन्होंने याद रखा, मेरे पास 1 रुपया नहीं लिया। उन्होंने, लोगों ने कहा कि ये मुझे, लोगों ने कहा, मैं उसको मैं तो भूल गया था कई लोगों काम किए थे, मगर लोग, मैंने आपको कहा कि लोग अगर किसी का अच्छा काम करते हैं तो 10% लोग ऐसे जो पक्के याद रखते हैं। अच्छे काम जरूर और रखें। किसी ने जो किसी का बुरा कर दिया है तो उसमें से 100% याद रखते हैं और ऐसा मौका आता है उसमें सुखते नहीं है। हमें आपकी रिसर्च करने पर पता लगा कि आप धार्मिक क्षेत्रों में भी रुचि रखते हैं। तो एक आम इंसान और हर व्यक्ति, एक चाहे युवा हो या कोई हो, उसे भगवान के प्रति किस तरह अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए? देखो, मैं भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा रखता हूँ। मेरी कुलदेवी आशापुरा है, कुल देवता सांडेसर जी है और हमारे गांव के देवता हनुमान जी है। ये तीन मुख्य है। वैसे सभी देवी देवताओं को मैं मानता हूँ, मगर ये विशेष है। कुलदेवी हमारी है, मैं कुलदेवी में वहाँ जाता हूँ। जीतने के बाद में पैदल यात्रा भी मैंने 121 किलोमीटर थी। अच्छा, जीतने के बाद? जीतने के बाद में कुलदेवी पैदल भी गया था। तो मानता नहीं थी, मगर वो आस्था थी। हर संदेश को मैं कोशिश करता हूँ कि हर संदेश की आरती 8 बजे नागौर पहुँचता हूँ। तो हमेशा के लिए मेरे आस्था से मैं जुड़ा हुआ, मैं आस्था रखता हूँ। हाँ। अब हम चलते हैं आखिरी की ओर। नमन का मंथन के माध्यम से आप अपने चाहने वाले और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो एक ही संदेश है जी। कि गाँव में मैं कार्यकर्ता को भी बोलता हूँ, वो भी कभी जहाँ पसंद है बोलता हूँ कि गाँव में वो लोग बैठे हुए हैं, गलियों में वो लोग बैठे हुए हैं जो पटवारी के पास नहीं जा सकते, सेक्रेटरी के पास नहीं जा सकते और सरकार की योजना का पात्र है। वो पात्र है, उनको जरूरत है, मगर उनको जरूरत तक पहुँचती नहीं है। उन्हीं को मैं निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे लोगों को आकर काम करवाओ, उसकी दुआ मिलेगी, उसकी दुआ ही आगे आपको काम आएगी। जी। पर राजनीतिक में हो या कहीं भी, आपने ऐसे लोगों का काम करवा दिया जो वो कभी हो ही नहीं सकता था। और ऐसे गरीब है जो कई लोग बैठे हुए आज ऐसे हैं जो सेक्रेटरी के पास जाने से हिचकाते हैं, पटवारी के पास जाने के हिचकाते हैं, सरपंच के पास नहीं पहुँच सकते। तो मेरे आंगनवाड़ी या कहीं भी होता है तो मैं ये बात बताता हूँ कि अगर आपको सक्सेस होता है तो ऐसे लोगों को ला करके आगे ला करके उनका काम करवाओ। उनकी आत्मा जो होती है ना, उसकी दुआएं होती है, वो बहुत मजबूत होती है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी कर रहे हैं। तो उसे निरंतर सेवा भाव ही रखना चाहिए। सेवा भाव रखना है और ऐसे लोगों की सेवा करो जैसे मोदी जी कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे। आज गरीब, उनको प्रेरणा, मैंने उनकी प्रेरणा लेकर ही मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। कि आज इतनी उम्र में मोदी जी वहाँ पहुँच सके तो मैं मेरे एरिया में जहाँ लोगों के पास नहीं पहुँचा, मैं क्यों नहीं पहुँचूँ? बिल्कुल बिल्कुल। वो इतना घंटा काम कर रहे हैं इस उम्र में तो मैं क्यों नहीं करूँ? हाँ, सही बात है। वो कर रहे हैं तो अपन क्यों नहीं करें? आज बिना स्वार्थ से कर रहे हैं, हाँ। तो जनता उनके साथ खड़ी है। जी। तो मेरा उद्देश्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम को देकर युवाओं को सीखना चाहिए और ईमानदारी से लोगों की सेवा करोगे तो लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। अच्छा, कुछ हमारे बारे में अगर आप कहना चाहें? मैं तो आपसे भी निवेदन यही कर रहा हूँ कि आपका भी एक लोगों को प्रसार करने का माध्यम है। इसमें आप ऐसी योजना आप लेवे लोगों से जो लोगों तक नहीं पहुँची और लोगों को ऐसा आपको चैनल के मात्र मोबाइल आजकल में ऐप है, सबसे देख करके मैं कहता हूँ 50 लोगों को भी ऐसी योजना लोगों तक पहुँच जाए जी। और उसका भला हो जाए तो उसकी दुआएं आपको भी मिलेगी। जी बिल्कुल। तो मेरा भी आपसे अनुरोध यही है कि आपका काम है धंधा है, मगर ऐसी योजना भी जो हमारे नरेंद्र मोदी आदरणीय जो गरीब के घर पे, उनका क्या हुआ, उनका मेन उद्देश्य ये था कि आज मोदी जी क्यों कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी गरीबी देखी हुई है, देखी हुई गरीबी है गरीबी क्या होती है जमीनी स्तर पर। और गरीब की योजना के दर्द क्या होता है। जी। आदमी चूल्हे के पास धुआं निकलता है तो उसके दर्द कितना होता है। घर में
पानी पढ़ना नहीं आता तो पानी ऊपर से मटके के ऊपर के लाकर पढ़ना, उसका दर्द क्या है, वो दर्द माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। तो अब आज जाकर के जो योजना लागू हो रही है वो सारी उस गरीबों की हो रही है। घर में बाथरूम नहीं है तो लेडीजों की क्या स्थिति है। जी जी बिल्कुल। और सोना की समझ से लेकर के जन्मे हुए को क्या पता होता है कि दर्द, गाँव का दर्द क्या है। हाँ तो ऐसे दर्द वाले को जैसे जो जिन्होंने देखा हुआ है, मैंने हल चलाया, मुझे मालूम है क्या है। मैंने खेत में पानी किया, पता है कि रात को 12 बजे जब ऊपर से ओस गिरती है उस समय किसान की क्या दर्द होती है, मुझे याद है। इसलिए जहाँ जहाँ ऐसी दिक्कत आ रही है, दर्द भी होता है कि मैं कैसे सुधारूं, कहीं सुधार भी सकता, नहीं सुधार सकता, मुझे प्रयास करता हूँ। जी आपको भी ये मेरा निवेदन है कि ऐसी योजनाएं हो, ऐसे गरीबों की योजनाओं तक पहुँचाओ, आपकी भी प्रमोशन होगा और चैनल का भी प्रमोशन होगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो धन्यवाद। आपके आप कीमती पधारे। समय से हमें समय दिया